हेलो गाइस दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। आज इंडिया का बच्चा उसे जानता है, लेकिन आखिर वो इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बना कैसे? आज के इस वीडियो में हम सब यही जानेंगे। आज इंडिया में हर कोई दाऊद इब्राहिम को मरा हुआ या जेल में बंद देखना चाहता है, लेकिन इसके बारे में हर भारतीय ये सब क्यों चाहते हैं? इसकी शुरुआत आखिर कहाँ हुई थी और क्यों दाऊद इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट है? दरअसल इसकी शुरुआत होती है साल 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट से, जिन्हें दाऊद ने ही अंजाम दिया था। ये बॉम्ब ब्लास्ट 12 मार्च 1993 को मुंबई में 12 अलग अलग जगह पर हुए थे और इनमें 257 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 1100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये इंडिया का पहला सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट था जिन्हें दाऊद इब्राहिम ने करवाया था। इसके बाद दाऊद दुबई से पाकिस्तान भाग गया और कराची में रहने लगा। दाऊद मुंबई का ही था। उसका जन्म साल 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उसके माता पिता बहुत ही सीधे साधे थे। दाऊद का पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कासकर था। दाऊद के पिता शेख इब्राहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। दाऊद को बहुत ही कम उम्र में शराब की आदत लग गई थी। वो दिन भर शराब के नशे में डूबा रहता था। ऐसे में उसके घर से पैसे मिलना बंद हो गए, तो वो अपने शौक पूरे करने के लिए चोरी करने लगा। चोरी के साथ साथ वो लूटपाट और ड्रग्स की स्मगलिंग भी करता था। अपने शुरुआती जीवन में दाऊद बहुत गरीब था। जिस दाऊद इब्राहिम को हम लोग आज दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट कहते हैं, वो कभी एक रोटी के लिए भी मोहताज हुआ करता था। दाऊद के पिता की इनकम कम थी, तो इसलिए उनके घर पर हमेशा ही पैसों की कमी रहती थी। इसलिए शुरुआत में शराब के कारण और बाद में पैसों के लिए दाऊद इब्राहिम कासकर क्राइम करने लगा। दाऊद ने अपना पूरा बचपन करीम लाला और हाजी मस्तान जैसे डॉन को देखते हुए गुजारा, जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी ही वीडियो बना चुका हूँ, जिसे आप चाहे तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले दाऊद एक छोटा मोटा अपराधी हुआ करता था और कहा जाता है कि दाऊद कभी किसी लड़ाई में नहीं जाता था। वो डरपोक था। वो ज्यादातर काम अपने गुंडों के थ्रू ही करवाता था। इसलिए दाऊद डरपोक तो था लेकिन चालाक था। हमारे देश में दो चीजें बहुत चलती है, एक तो बॉलीवुड और दूसरा क्रिकेट। 80 के दशक से ही दाऊद इब्राहिम फिल्मों में अपना पैसा लगाने लगा और साथ ही उसने मैच फिक्सिंग करना भी शुरू किया। साल 1980 के बाद दाऊद इब्राहिम ने अंडरवर्ल्ड में अपना नाम बहुत तेजी से बढ़ाया। शुरुआत में वो स्मगलिंग करता था। उस समय मुंबई की पूरी स्मगलिंग को करीम लाला ऑपरेट करता था और दाऊद जानता था कि उसे मुंबई में पैर जमाना है तो उसे करीम लाला से पंगा लेना पड़ेगा। और वो हमेशा से ये चाहता था कि लोग उसके नाम से डरे, उसका नाम हर जगह गूंजे, ठीक करीम लाला की ही तरह। लेकिन करीम लाला जानता था कि अगर वो दाऊद पर पलटवार करेगा तो इससे दाऊद का ही नाम होगा। तो करीम लाला ने कई बार दाऊद को धमकाने की और पिटवाने की धमकी दी, बल्कि एक बार तो उसने दाऊद इब्राहिम को खुलेआम सड़क पर पीटा भी। लेकिन 1981 और 85 के बीच में इन दोनों गैंग में बहुत झगड़ा हुआ और कई लोग मारे गए। इसी के बीच दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर कासकर की करीम लाला की गैंग ने हत्या कर दी। इस मर्डर से दाऊद बौखला गया और शब्बीर की मौत कासकर गैंग के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका थी। अब दाऊद करीम लाला से बदला लेना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। इस दौरान दोनों गैंग की तरफ से खूब खून खराबा हुआ। 1981 में दाऊद के भाई का खून हुआ था, लेकिन ठीक इसके 5 साल बाद ही 1986 में दाऊद ने करीम लाला के भाई रहीम खान का मर्डर कर दिया। इसके बाद लगा कि करीम लाला अब दाऊद को छोड़ेगा नहीं, लेकिन करीम लाला ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी और उसकी गैंग में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। दूसरी बात की जो उसूल थे अंडरवर्ल्ड के हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन के समय के किसी के भी परिवार को गैंग वॉर में शामिल नहीं करेंगे, वो भी टूट चुके थे। कई बार बात इतनी बिगड़ गई कि करीम लाला के परिवार के जान तक बनाई। दाऊद इब्राहिम ने कभी भी उन उसूलों का पालन नहीं किया और कभी कभी पठानी गैंग के मेंबर्स के परिवारों पर भी हमला करवाया। तो इन्हीं सब के कारण धीरे धीरे करीम लाला की गैंग कमजोर हो गई और करीम लाला भी बूढ़ा होने लगा। साल 1985 में करीम लाला अपनी उम्र का 70 पार कर चुका था। फिर धीरे धीरे करीम लाला ने भी अपना धंधा समेट लिया। उसे लगा कि अब बहुत खून खराबा हो चुका है, इसे अब यहीं पे रोक देना चाहिए। तो एक तरह से करीम लाला ने दाऊद के लिए अपना रास्ता क्लियर कर दिया। फिर 1986 के बाद से मुंबई पर दाऊद इब्राहिम का राज होने लगा। इस समय तक हाजी मस्तान पॉलिटिक्स में उतर चुका था और वरदराजन मुंबई में था नहीं। करीम लाला भी ठंडा पड़ गया था, तो दाऊद के रास्ते में अब कोई भी अड़चन नहीं बची थी। इसी तरह अब पूरी मुंबई पर दाऊद का कंट्रोल आ चुका था। दाऊद शुरुआत में अपने पास चाकू रखा करता था, लेकिन उसके पास पावर आने के बाद वो चाकू, तलवार और रिवॉल्वर का इस्तेमाल करने लगा। उसका सबसे पसंदीदा हथियार देसी तमंचा था। ऐसे में ये भी कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम अपने सभी हथियारों को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बनवाया करता था। एक जमाना था जब बॉलीवुड की फिल्मों में दाऊद का पैसा लगा होता था। तब हर जो बड़ी फिल्म आती थी उसमें कहा जाता था कि ये अंडरवर्ल्ड के
पैसे से बनी हुई है। इसमें दाऊद का पैसा लगा हुआ है और फिर जिस मूवी में दाऊद का पैसा लगा होता था उस मूवी का पूरा कंट्रोल दाऊद के पास आ जाता था। जैसे कि उस मूवी में कौन सा हीरो काम करेगा, कौन सी एक्ट्रेस उस मूवी में होगी या मूवी का डायरेक्टर कौन होगा। दाऊद के इशारे पर कई बॉलीवुड फिल्में भी बनाई गई जिसमें ऐसे कैरेक्टर थे जो कि क्रिमिनल थे या नेगेटिव कैरेक्टर थे। उन किरदारों को इस मूवी में काफी ज्यादा अहमियत दी जाती थी। यही कारण है कि 90s में एक समय ऐसा था जब बॉलीवुड में ज्यादातर फिल्में अंडरवर्ल्ड डॉन्स के ऊपर बनती थी, लाइक वास्तव, सत्या और भी कई सारी। दाऊद इतना चालाक था कि वो 80 के दशक में ही समझ गया था कि आगे भविष्य में भारत में फिल्में चलेंगी या फिर क्रिकेट। फिल्मों में पैसा लगाते लगाते दाऊद के कई फिल्म स्टारों के साथ काफी अच्छे रिलेशंस भी बन गए थे। दाऊद ने इसके बाद क्रिकेट में भी पैसा लगाना शुरू किया। वो ज्यादातर मैच की सट्टेबाजी करा करता था। कई सारे क्रिकेटर उस समय दाऊद से डरते थे। इसी तरह दाऊद ने फिल्मों में और क्रिकेट में पैसा लगाकर एक तरह से उन्हें अपनी सॉफ्ट पावर में बदल लिया। लेकिन इस सारी कहानी ने साल 1993 में एक अलग मोड़ ले लिया। 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे। दाऊद इब्राहिम ने ये धमाके बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए किए थे। आज जो हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में हो रहे हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसी ने ही सबसे पहले धर्म के नाम पर लोगों को बांटा था। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भारतीय समाज दो हिस्सों में बढ़ गया था, क्योंकि दाऊद ने इन बॉम्ब ब्लास्ट को बाबरी मस्जिद से जोड़ दिया था। इन धमाकों के बाद दाऊद देश के कई कट्टर मुसलमानों के लिए उनका मसीहा बन गया। अल्टीमेटली दाऊद भी तो यही चाहता था। 12 मार्च 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 अलग अलग जगहों पर बम ब्लास्ट हुए, जिनमें 257 लोग मारे गए और 1000 से भी ज्यादा घायल हुए। पहला धमाका 12 मार्च को दोपहर 1:30 बजे के आसपास मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के बेसमेंट में हुआ, जिसमें लगभग 50 लोग मारे गए। इसके बाद लगातार कुछ समय बाद नारसीनाथ स्ट्रीट, शिवसेना भवन, सेंचुरी बाजार इत्यादि जगहों पर भी धमाके हुए। धमाकों की पूरी लिस्ट और जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। धमाकों के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार ने कहा था कि 12 नहीं बल्कि 13 जगहों पर धमाके हुए थे। यह दुनिया भर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट का पहला मामला था। इसमें करीब 27 करोड़ की संपत्ति बर्बाद हो गई। लेकिन इन धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके बाद 4 नवंबर 1995 को 190 लोगों के खिलाफ इस बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल होने को लेकर चार्जशीट दायर की गई। 19 नवंबर 1993 को ये केस सीबीआई को मिला था। इसी दौरान पता चला कि संजय दत्त ने अवैध रूप से अबू सलेम से AK-56 मांगी थी। अबू सलेम मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का एक मास्टरमाइंड था। अवैध रूप से हथियार रखने के कारण संजय दत्त को 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई। साल 2006 में मुंबई हाई कोर्ट ने जिन लोगों को 1993 के धमाकों का आरोपी पाया था, उनमें से 4 सदस्य एक ही परिवार के निकले। याकूब मेमन, यूसुफ मेमन, ईसा मेमन और रुबीना मेमन बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग और टेररिज्म को बढ़ावा देने के आरोप में दोषी पाया गया। इसी मामले में याकूब मेमन को 2015 में नागपुर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई, लेकिन अब तक दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार नहीं किया गया था। देश छोड़कर भागे मोस्ट वांटेड अबू सलेम की इंटरपोल लगातार तलाश कर रही थी। सितंबर 2002 को अबू सलेम को उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी के साथ लिस्बन, पुर्तगाल में गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा माना जाता है कि डी कंपनी के ही छोटा शकील ने इंटरपोल को अबू सलेम के बारे में खबर दी थी। बम धमाकों के मामले में अबू सलेम की 2006 में स्पेशल टाडा कोर्ट में पेशी हुई, जहां उसके और उसके साथी रियाज सिद्दीकी के खिलाफ 8 आरोप दर्ज किए गए। उन पर बम ब्लास्ट, टेररिज्म, हथियार बांटने के आरोप लगे। तभी से अबू सलेम को हाई सिक्योरिटी के साथ मुंबई की जेल में रखा गया है। इसी तरह से दाऊद के सभी साथी पकड़े गए, लेकिन दाऊद पकड़ा नहीं गया। वो हर बार पुलिस और इंटरपोल से बच जाता था। दाऊद के कई दुश्मन भी थे, उन्हीं में से एक था छोटा राजन। एक समय ऐसा था कि जब छोटा राजन दाऊद का सबसे बड़ा हथियार था और वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। लेकिन साल 1988 के बाद दाऊद की गैंग में छोटा शकील की एंट्री होती है। छोटा शकील और छोटा राजन के संबंध अच्छे नहीं थे और दाऊद भी छोटा राजन को छोटा शकील से कम आंकता था, जिसको लेकर दाऊद और छोटा राजन में कई बार बहस भी हुई। लेकिन इसी बीच अरुण गवली के गुंडों ने दाऊद के जीजा इब्राहिम पारकर की हत्या कर दी, जो कि दाऊद की बहन हसीना पारकर का पति था। इस मर्डर से दाऊद काफी गुस्से में था और उसे तुरंत बदला लेना था। गैंग का
नंबर 2 होने के कारण दाऊद ने छोटा राजन को इब्राहिम पार्कर को मारने वाले शूटर्स को मारने को कहा। दाऊद के जीजा को मारने वाले शूटर्स जे हॉस्पिटल में भर्ती थे। हॉस्पिटल के बाहर पुलिस और अरुण गवली के गुंडों की सिक्योरिटी थी, इसलिए छोटा राजन उन शूटर्स को मार नहीं पाया। इसी बीच छोटा शकील ने दाऊद को कहा कि छोटा राजन बदला लेने में सीरियस नहीं है और राजन के बदले उसे शूटर्स को मारने का मौका दिया जाए। दाऊद गुस्से में था, इसीलिए वो राजन को बिना बताए छोटा शकील को ये काम सौंप देता है। छोटा शकील अपने 24 शूटर्स के साथ जे हॉस्पिटल पर हमला कर देता है। इस हमले में वो शूटर्स तो मारे ही जाते हैं, लेकिन साथ ही 2 पुलिस वाले भी शहीद हो जाते हैं। इस कांड ने छोटा राजन को हिलाकर रख दिया था और वो समझ चुका था कि उसके और दाऊद के रास्ते अलग होने वाले हैं। बाबरी मस्जिद के बाद मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट ने राजन को दहला दिया और जब उसे पता चला कि इस कांड में दाऊद का हाथ है तो वो दाऊद का दुश्मन बन गया। राजन ने खुद को दाऊद से अलग कर अपनी नई गैंग बनाई और एक देशभक्त डॉन होने का दावा करने लगा। इसी दौरान दोनों ने एक दूसरे को मारने की कई बार कोशिश की। दाऊद ने कई बार छोटा राजन पर हमला किया, लेकिन राजन हर बार बच गया। राजन पर हमले की बड़ी साजिश दुबई में दाऊद के खास शूटर शरद शेट्टी के घर रची गई। साल 2000 में पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर दाऊद के लोगों ने बैंकॉक के एक होटल में छोटा राजन पर हमला कर दिया। ये हमला काफी घातक था, लेकिन फिर भी छोटा राजन इसमें बच गया। कहा जाता है कि राजन को बचाने में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का हाथ था। हालांकि राजन इस बात से इनकार करता है कि उसे भारतीय एजेंसियों ने बचाया था। इसके बाद साल 2000 में छोटा राजन ने शूटर शरद शेट्टी की हत्या कर दी। 28 जुलाई 2005 को छोटा राजन ने तय किया कि वो दाऊद को मार डालेगा। इस दिन दाऊद की बेटी का रिसेप्शन था और दाऊद को उसी होटल में मारा जाने वाला था। दाऊद की बेटी मारूक शेख का निकाह पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से मक्का में हुआ था। इस शादी की जानकारी बेहद खुफिया थी। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दाऊद लगातार पाकिस्तान और दुबई के बीच घूम रहा था, लेकिन साल 2000 में यूनाइटेड नेशंस ने दाऊद को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया, जिससे पाकिस्तान पर दबाव पड़ने लगा और इसी के बाद दाऊद की मूवमेंट को सीक्रेट रखा जाने लगा। लेकिन शादी की खबर किसी तरह से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लग गई। शादी के बाद रिसेप्शन की बारी थी। दाऊद और मियांदाद रिसेप्शन कराची में ही करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने इसकी मंजूरी नहीं दी। फिर ये तय हुआ कि रिसेप्शन दुबई में ही होगा। इसी के बाद ऑपरेशन दाऊद पर भारत सरकार द्वारा छोटा राजन के गैंग के गुंडों को ट्रेनिंग दी जाने लगी, लेकिन मुंबई पुलिस के अधिकारी ट्रेनिंग स्पॉट पर अरेस्ट वारंट के साथ आ गए और उन्हें पकड़ ले गए। मुंबई पुलिस के ये अधिकारी दाऊद के साथ संपर्क में थे और उन्होंने ये खबर दाऊद तक पहुंचा दी थी। इसी कारण ऑपरेशन दाऊद नाकाम रहा और दाऊद बच गया। दाऊद अपना सारा काम भारत से बाहर रहकर ही करता था। साल 1988 के बाद से ही दाऊद भारत से बाहर रहा और दुबई में रहने लगा। अभी के समय दाऊद पाकिस्तान के कराची में रहता है। हालांकि पाकिस्तान इस बात से हमेशा नकारता आ रहा है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।